नमस्कार बच्चों, आज तक की ऑनलाइन कक्षा में हम गाउस के नियम और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन में जैसे बिंदु आवेशिकांड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास आवेशित गोला जिसमें हमने खोखला भी लिया था और ठोस भी लिया था, उन्हें आवेशित करके उनकी गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमने याद की थी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आवेशित तार लेंगे। ठीक है, आवेशित तार के कारण सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक तार है, लंबा तार है, वायर है, और वो जितना अपवर्ड है उतना का उतना क्या डाउनवर्ड। इसका मतलब हमने उसका कार क्या लिया है, अनंत लिया है। ठीक है, तो जब मैं इसको आवेशित करूंगा तार को, तो जो आवेश है उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाएगा। इसका मतलब जब कोई भी आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो हमें सबसे पहले पता है कि कॉन्सेप्ट किसका आएगा, लैम्डा का। और लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका रहेगा, लैम्डा का। तो आपको क्या करना है, आज सबसे पहले एक आवेशित तार लेना है, उसकी आकार क्या होगा, अनंत होगा, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गाउस के नियम की सहायता से। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक तार है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे आवेशित करूंगा तो आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाएगा। मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल आवेश कितना है, Q, और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो सबसे पहले डायग्राम में हम ये देखेंगे कि इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन कहां होगी। तो पहले के चित्र में, सबसे पहले चित्र में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात करेंगे, और नेक्स्ट चित्र में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका आवेशित तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहां होगी। तो इसके लिए मैं यहां पर एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूं O, और इस सेंटर पॉइंट से एक समान दूरी पर यहां पर एक लेता हूं छोटा सा अल्पांश। मान लेते हैं ये एक अल्पांश है। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूं इस प्रकार से। ऐसा एक ऐसा छोटा अल्पांश मैं ये समान दूरी पर यहां नीचे ले लेता हूं इस प्रकार से। ये मैं सेंटर पे यहां पर एक लाइन जोड़ देता हूं। अब आपको पता है कि जब आपका आवेशित तार है उसके सेंटर पॉइंट से मेरे को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन लेनी है। कहां आएगी डायरेक्शन, परिणामी डायरेक्शन। तो मैं सेंटर से एक छोटा सा अल्पांश यहां पे ले रहा हूं और सेंटर से छोटा सा अल्पांश यहां ले रहा हूं। तो ये एक आवेशित अल्पांश है, इसके ऊपर क्या है, आवेश है। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, दैट इज डीई, क्योंकि अल्पांश के कारण है। तो अल्पांश के लिए मैं क्या लगा दूंगा, डीई। और इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, दैट इज डीई। तो यहां पर एक मैं फ्रेम बना लेता हूं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। तो आपका उद्देश्य क्या है, इस आवेशित तार के यहां मध्य बिंदु से आपको यहां पर आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लेनी है। तो आपने क्या किया है, दो अल्पांश लिए हैं, और इन अल्पांशों के कारण एक तो हो गया डीई और एक हो गया ये डीई। ये क्या है, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर डीई है, ये वेक्टर जो डीई है, ये यहां से अल्फा कोण को बना रहे हैं, दैट इज अल्फा और दैट इज अल्फा। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, अल्फा, और ये अल्फा। तो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई भी वेक्टर होता है तो अपन उसको कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो थीटा के या एंगल के रेस्पेक्ट वाली जो एक्सिस होती है वो कितनी होगी, डीई कॉस अल्फा। तो इस वेक्टर का जो क्षैतिज घटक है वो डीई कॉस अल्फा होगा, और इस वेक्टर का जो लंबवत घटक है ये कितना होगा, डीई साइन अल्फा। इसी प्रकार इस वेक्टर का जो क्षैतिज घटक है वो कितना होगा, डीई कॉस अल्फा, और इस वेक्टर का जो लंबवत घटक है वो कितना होगा, डीई
साइन अल्फा। तो जब हम गौर करके देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इन दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसके जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, एक प्लस की तरफ और एक माइनस की तरफ। तो इनका तो प्रभाव निरस्त हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, रिमेन कौन सा रहेगा, शेष कौन सा रहेगा? इन अल्पांशों के कारण इस बिंदु पर क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाएंगे, दैट इज डी कॉस अल्फा एंड डी कॉस अल्फा, दैट इज 2 कॉस अल्फा। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, तार के लंबवत है। तो ये डायग्राम ओनली क्या कर रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो तार के क्या होगा, लंबवत एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। अगर आप इधर ले रहे हो तो इधर होगा, इधर ले रहे हो तो इधर होगा, तार के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। तो ये डायग्राम आप नोट कर सकते हो। अभी हमने केवल क्या निकाली, केवल हमने डायरेक्शन निकाली। अब हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ बनाते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक वायर बनाता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, आवेशित कर लेता हूं। इसके लिए मेरे टोटल आवेश कितना है, Q, और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो मैं जब आपको पता है कि अगर किसी तार को आवेशित करूंगा तो विद्युत बल रेखाएं उसके चारों तरफ इस प्रकार से निकलेगी, और जब मैं उनको कवर करूंगा तो मैंने आपको बताया था गाउसियन पृष्ठ कैसे होगी, बेलनाकार। तो मैं एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूं इस प्रकार से। ये मैंने पृष्ठ बना लिया। इसका मतलब ये जो मैंने अनंत रेखीय आवेशित तार लिया है उसके सेंटर पॉइंट से मेरे को क्या करना है, r दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इन सभी r बिंदुओं को जब मैं क्या करूंगा, इनके बिंदु पथ को क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तो मेरे पास एक कवर तैयार होगा, एक पृष्ठ तैयार होगी, और ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। ये बेलनाकार इस प्रकार से, और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इस गाउसियन पृष्ठ में कितनी पृष्ठ है। ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाई है इसमें टोटल कितनी सरफेस है, कितनी पृष्ठ है। तो यहां पर ये सरफेस नंबर 1 है, दैट इज S1। ये सरफेस नंबर 2 है, दैट इज S2। और ये चारों तरफ वाला जो वक्र पृष्ठ है इसको मैं नाम दूंगा S3। इसका मतलब किसी भी बेलन के अंदर 3 प्रकार की सतह होती हैं या पृष्ठ होती हैं, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड और एक चारों तरफ वाली जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो 3, S1, S2 एंड S3। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य क्या है, तार लेना है, फिर मेरे को क्या करना है, उसको आवेशित करना है। आवेश करने के कारण उसके कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ बनानी है। तो मैंने गाउसियन पृष्ठ को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो गाउसियन पृष्ठ है उसके ऊपर सबसे पहले क्या करूंगा, छोटा सा अल्पांश लूंगा। एक अल्पांश छोटा सा मैं यहां ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं यहां पर, और एक ले लेता हूं यहां पर। आपको पता है पृष्ठ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें क्या लगाना है, वहां से विद्युत बल रेखाएं निकालनी है, फ्लक्स का मान निकालना है, तो हमें अल्पांश को बनाना पड़ेगा। तो जरा गौर करके देखिए, इस आवेशित तार के कारण जब विद्युत बल रेखा इसमें से निकलेगी तो यहां से फ्लक्स ज्ञात होगा। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, ds3, या सीधा लिख लेते हैं ds। इसका अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, ds। और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, इसके लंबवत ही होगा, दैट इज n कैप। तो आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर वो होता है पृष्ठ के लंबवत, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अभी निकाला था इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। अब यहां पर गौर करके देखते हैं, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत। तो ये तो मैं बना देता हूं n है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E। इसका मतलब इस कंडीशन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहां पे कंडीशन चेंज हो गई, जबकि इधर ये जो एरिया है छोटा सा अल्पांश है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके क्या होगा, लंबवत, पृष्ठ के क्या हो जाएगा, लंबवत। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जैसे आवेश है तो विद्युत बल रेखा यहां से निकलेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तार के लंबवत की। तो इस कंडीशन में भी यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किस किस के मध्य, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य। तो आपका डायग्राम तैयार हो चुका है एकदम।
तो इसमें आप देखेंगे ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के लिए थीटा 90 डिग्री है, जबकि वक्र पृष्ठ के लिए हर कंडीशन में हर जगह छोटे छोटे अल्पांश बनाएंगे तो वहां पर थीटा क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर नॉर्मली अपन देखें तो यहां पे यदि cos 90 अपन लगाएंगे तो cos 90 0 होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ई डी एस cos थीटा, तो cos 90 0, इसका मतलब यहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा। अगर यहां पे मैं लगाता हूं ई डी एस cos थीटा, ई डी एस cos 90 कितना होता है 0, इसका मतलब यहां से भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो फ्लक्स केवल कहां से निकलेगा, इस आवेशित तार के चारों तरफ निकलेगा, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमें शो कर रहा है। क्योंकि यहां पर थीटा 0 होने से cos 0 1 होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा ई डी एस, ना कि 0। तो डायग्राम तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले हम लगाते हैं फ्लक्स की परिभाषा। यहां से टॉपिक का नाम हटा देते हैं। तो फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, जो कुल फ्लक्स है, जो हमारा टोटल फ्लक्स है फाई, वो किसके बराबर होगा, यहां से निकलने वाला फ्लक्स, यहां से निकलने वाला फ्लक्स और यहां से निकलने वाला फ्लक्स, तीनों पृष्ठों से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो हमें यहां पर निकलना है। तो हम कैसे लिख लेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अगर आप अल्पांश ले रहे हो तो इनके आगे लगा दो डी, डी और डी, दैट इज डी फाई 1, डी फाई 2 एंड डी फाई 3। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी। तो डी फाई 1 क्या होगा, डी फाई 1 होगा ई डॉट डी एस प्लस डी एस 1, डी फाई 2 क्या होगा ई डॉट डी एस 2, और ये कितना होगा ई डॉट डी एस 3। अब यहां पे हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, सदिश राशियां हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फ्लक्स की परिभाषा लगाइए। अब यहां पे क्या है, हमने केवल इस छोटे से अल्पांश के लिए रिजल्ट निकाला है। यदि मैं यहां पर छोटे छोटे अल्पांश बनाऊं सब जगह, तो मैं इनका क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। तो अब इनके लिए हम टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, समाकलन यहां लगा देते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये जो समाकलन है, ये पहली सरफेस के लिए S1 के लिए, ये समाकलन है S2 सरफेस के लिए, और ये समाकलन है S3 सरफेस के लिए। और ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, फ्लक्स का। फ्लक्स का मतलब है दिए गए क्षेत्रफल में से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, और विद्युत बल रेखाएं क्यों निकलेगी, क्योंकि हमारा तार क्या है, आवेशित है, इसलिए। अगर तार ही आवेशित नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आएगी। अब इन तीनों कंडीशंस के लिए देखते हैं थीटा का मान कितना है, क्योंकि हम यहाँ पे जब डॉट हटाएंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा cos थीटा, सब में यहाँ पे cos थीटा की टर्म्स आएंगे। तो S1 पृष्ठ के लिए आप देखिए, S2 पृष्ठ के लिए आप देखिए, और S3 पृष्ठ के आप देखिए बारी बारी। S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। S2 पृष्ठ के लिए कितना है, 90 डिग्री थीटा। और S3 पृष्ठ के लिए कितना है, इस वाली पृष्ठ के लिए हर कंडीशन में थीटा 0 डिग्री। इसका मतलब जब हम यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा cos थीटा, ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा एंड ईडीएस cos थीटा। तो यहाँ पे cos 90 से कितना हो जाएगा, cos 90 कितना होता है 0, यहां पर भी cos 90 कितना हो जाएगा 0, और यहां पे cos 0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब गौर करके देखिए कि S1 और S2 वाली जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी 0 के कारण। तो यहां से मैं सीधा ही क्या कर रहा हूं, S1 वाली और S2 वाली जो टर्म्स है इनको क्या कर रहा हूं, 0 को अप्रोच कर रहा हूं। यहां पर लिखते हैं 0, ये 0 को अप्रोच हो रही है। तो टोटल फ्लक्स केवल कहां से निकलेगा, S3 पृष्ठ से, जो कि क्या है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित है। तो यहां तक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट सीधा लिख रहा हूं मैं यहां पे। जो टोटल फ्लक्स पाई है वो कितना प्राप्त हुआ हमारा, ई ds, और ds 3, ये S3 पृष्ठ के लिए।
यहां पर d5 कर देते हैं क्योंकि पहले अल्पांश चल रहे थे हमारे। टोटल फ्लक्स ये लीजिए, या 5 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में रिजल्ट तो यही आएगा। टोटल फ्लक्स ही निकाल दे तो 5 आएगा। ये लीजिए, अब जरा गौर करके देखते हैं। फाई इज इक्वल टू ई तो हमारा कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं और ये कर देते हैं ds। अब आपको पता है कि ये यदि छोटे छोटे अल्पांश में चारों तरफ जोड़ूंगा तो मेरे पास बेलन की वक्र पृष्ठ बनेगी। तो यहां पर जो समाकलन ऑफ ds3 है वो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो कितना होगा 2 पाई RL। क्यों? क्योंकि R तो हमारी इस बेलन की त्रिज्या होगी और L इसकी क्या हो गई, लंबाई, दैट इज L। ये मैंने L या स्मॉल एल जो भी है ले लो, स्मॉल एल। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर है। अब ये वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं तो मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इंटू 2 पाई RL। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अभी मेरे पास फ्लक्स का मान निकला है। अब हम क्या लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। ठीक है, ये अभी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से है और एक फ्लक्स का फॉर्मूला मैं लगा लूंगा इससे, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या बोलता है, गाउस के नियम से क्या आएगा कि जो फाई है वो कितना है, टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन 0, समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन 0। इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, टोटल क्यू आवेश है, तो मैंने यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख दिया। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी फ्लक्स को शो कर रहा है, ये भी फ्लक्स को शो कर रहा है, दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर ये क्वांटिटी इसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं यहां से हटा के ऐसे लिख देता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, इसको वज्र गुणा से नीचे ले आइए, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL। चल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा है, हम इसको क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जरा गौर करके देखिए, यदि मेरे को यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बनाना है तो मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो यहां पर नीचे क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं E इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू RL। ठीक है, यहां पे इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। आगे गौर करके देखते हैं, यहां पर मेरे को आवेश का मान रखना है लैम्डा की फॉर्म में। तो आपको पता है अनंत रेखीय आवेशित तार है और ये कौन सा आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पर लैम्डा जो होता है वो कितना होता है, Q डिवाइडेड बाई L होता है। तो यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा L। यहां पर मैं रख देता हूं लैम्डा L डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 RL। तो आपको पता है L से L कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना बन जाएगा, K बन जाएगा। 2 पड़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बन जाएगा K, दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय R। तो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आवेशित तार के कारण 2K लैम्डा बाई R। K है कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व और R क्या चीज है, तार से वो दूरी जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये अदिश रूप में है, सदिश रूप में यदि आपको व्यक्त करना है तो वेक्टर लगा के यहां पे लगा दीजिए n कैप और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तार के लंबवत जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला कितना हो गया, E बराबर 2K लैम्डा बाई R। बहुत ही सिंपल मेथड है, सब में एक ही तरीका लग रहा है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, फ्लक्स की परिभाषा लगा रहे हैं, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, EDS कोस थीटा, थीटा की कंडीशन से फाई निकाल के और उसमें आप क्या कर रहे हैं, गाउस के नियम से फाई की तुलना कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज्ञात हो रहा है। यहां पर गौर करके देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो यदि आप ग्राफ बनाएंगे, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो E व्युत्क्रमानुपाती R का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, यहां पे मैं बना देता हूं, इस प्रकार से घटते क्रम।
आर और इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो यहां पे ये ग्राफ हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अदिश और सदिश निरूपण हो चुका है, विद डायग्राम और विद डायरेक्शन। हमने पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कंसल्ट कर लिया है। इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे मान लेता हूं मेरे पास ये एक तार है और मैंने इसको आवेशित कर लिया है। इस पर टोटल आवेश कितना है Q, इसको एक Q बना देते हैं। टोटल आवेश कितना है Q और इसकी लेंथ कितनी है L और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा। कितना है लैम्डा, ये लीजिए। अब मेरे को क्या करना है, इस तार से R दूरी पर इस प्रेक्षण बिंदु पर फोर्स का मान निकालना है, कूलाम्ब फोर्स। फोर्स का मान निकालना है। तो आपको पता है यहां पे फोर्स का मान निकालना है, तो यहां पर तो आवेश है, तो यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए दैट इज Q0। अब यदि आपको यहां इस बिंदु पर फोर्स का मान निकालना है तो फोर्स का मान कैसे निकालेंगे। एक आवेश तो ये हो गया और एक आवेश ये होगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से यहां पे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो जरा देखते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 कितना है, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश कितना है Q, लेते हैं Q। ये वाला आवेश कितना है Q0 डिवाइडेड बाय R। तो ये फोर्स हो गया, दैट इज F वेक्टर फॉर्म में, और यहां पे लगा देते हैं R के। यदि आप यहां पर Q की वैल्यू रखते हैं तो Q बराबर कितना होता है लैम्डा L। तो यहां पे अगला पद क्या आएगा, F इज इक्वल टू के लैम्डा L Q0 R कैप डिवाइडेड बाय R। इसका मतलब यहां पर मेनली बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्चुअल या डायग्राम से दिमाग से हर चीज को आपको यहां पे हैंडल करना है। यहां पे रटा नहीं जाएगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, सिंपल सिंपल। एक कंडीशन चेंज करते हैं, यदि आवेशित तार के कारण इस बिंदु पर मेरे को विद्युत बल निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत बल। विद्युत बल, तो आपको पता है विद्युत बल का फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर कितना होता है QE। क्या होता है QE, यही होता है। तो अगर ये मैं निकालना चाहूं F इज इक्वल टू QE, तो यहां पर मेरे को कोई आवेश रखना पड़ेगा स्मॉल q, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो R बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, दैट इज 2k लैम्डा बाई R। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूं, विद्युत बल भी निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर आवेशित तार होगा तो 100% इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप कोई दूसरा आवेश रखते हो तो वहां पर विद्युत बल का अनुभव किया जाएगा, और वो विद्युत बल कितना होगा, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा Q इंटू E। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने निकाला है, आवेशित तार के कारण कितना होता है 2k लैम्डा बाई R। तो यदि गौर करके देखें अभी तक हम कितने फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं एक साथ। सबसे पहले हमारे पास आया था कूलाम्ब का नियम, वहां पर फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसके बाद में विद्युत बल का फॉर्मूला आया था, विद्युत बल का फॉर्मूला कितना था, F इज इक्वल टू QE। उसके बाद में हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाला था, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। एक
एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र था। उसके कारण आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वो कितनी थी? KQ/R²। ये किसके कारण थी? बिंदु आवेश के कारण। यहां पर लिख लेता हूं मैं, बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद में हमारे पास आया था गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या था? फ्लक्स को बता रहा था, दैट इज समेशन Q/ε0। समेशन Q गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। और अगर फ्लक्स की परिभाषा देखें, उससे जो फॉर्मूला था हमारा फ्लक्स से हमारा फॉर्मूला था वो फाई कितना था? फाई बराबर था EDS cos θ। EDS cos θ। अगर आप गाउसियन पृष्ठ से या गाउस के नियम से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने थे तो वो कितना था? KQ/R²। आवेशित गोले के कारण निकाल रहे थे, चाहे वो ठोस हो खोखला हो, बाहर और पृष्ठ पर कितना मिला था? KQ/R²। जबकि अगर आपके पास एक गोला है और उसके भीतर वो एक खोखला है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी आई थी? 0 आई थी हमारे पास। चाहे आपके पास खोखला गोला है, चाहे वो कुचालक है या चालक है, अगर अंदर से खोखला है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। लेकिन यदि आपके पास कुचालक गोला है और वो अंदर से ठोस है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? हमारे पास आया था KQ/R/R3। KQ/R/R3। यहाँ पे R गोले की रेडियस, Q आवेश, जबकि R क्या है? कि गोले के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और आज वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा कि यदि आपके पास एक तार है, आवेशित तार, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? वो हमने निकाला है 2kλ/R। 2kλ/R। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी तक कितने फॉर्मूलाज इकट्ठे हो चुके हैं, तो हमें क्रम से इनको याद होना चाहिए, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले अगले चैप्टर्स में क्या आएंगे? हमारे काम का आएंगे। तो आप जरा गौर से क्या करें, टॉपिक वाइज करते रहें, डेरिवेशंस को बुक से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिपीट करेंगे और अलग से कॉपी के अंदर आप क्या करेंगे? फॉर्मूले डिराइव करेंगे। आज के होमवर्क में आपको यही है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको टॉपिक का नाम लिखते हुए उनके आगे हर कंडीशन में उनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ताकि हमारे न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट हमारे को समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।